व्यक्ति टूटता नहीं है, फिलहाल ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कभी सुना है कि व्यक्ति टूट गया? अच्छा, वो इमोशनल वाला, वो नहीं, नॉर्मल हम टूटने की बात, जैसे कि ये दबाव दिए तो ये टूट गया। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन बताया तो आप लोगों को, एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस में कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, रात भर बारिश हुई, तो ब्रिज पे जो है पानी जमने के कारण ब्रिज पे दबाव बढ़ा और ब्रिज जो टूट गया था। तो उस समय व्यक्ति कभी टूटता नहीं है। व्यक्ति का लकड़ी डंडा कैसे तोड़ देंगे खट से? वो पहले होता था कि भीम जो जरासंध का पैर, वो भी तोड़ा नहीं, उखाड़ दिया था, तो आदमी को कैसे तोड़ देंगे? हाँ, तो देख लीजिए आगे ना, यहाँ पे अगर याद है तो कोई खासियत नहीं है क्वेश्चन में। तो मंत्री जी से निवेदन किया जाएगा कि वो पुरस्कार का वितरण करे। तो पुरस्कार वितरण, गिव अवे, और गिव अवे मतलब दबाव के कारण टूट जाना। नेक्स्ट है ये, those who count dash, हाँ ऑन, ये सही है। काउंट ऑन मतलब निर्भर करना, टू डिपेंड। काउंट ऑन का हिंदी होता है निर्भर करना। तो जो दूसरों की मदद पर निर्भर करते हैं वो जनरली हार जाते हैं। जो दूसरों की मदद पर निर्भर करते हैं वह हार जाते हैं। काउंट ऑन, और सब कुछ नहीं होता। काउंट अबाउट, काउंट अबाउट कोई मतलब नहीं है। तो जो दूसरों की मदद, वो हार जाते हैं। काउंट ऑन मतलब निर्भर करना। ये कराया होगा, द लॉयन स्प्रैंग, स्प्रैंग मतलब जंप करना। अपॉन, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, सभी का है। जो लॉयन था वो काव के ऊपर जंप किया, तो किसी चीज के ऊपर ऐसे गति से जाना, वो अपॉन होता है। स्प्रैंग मतलब जंप करना। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, ये सेकेंड फॉर्म है। स्प्रिंग लिख देता हूं, फर्स्ट फॉर्म होता है स्प्रिंग, सेकेंड फॉर्म होता है स्प्रैंग, और थर्ड फॉर्म होता है स्प्रंग। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग मतलब जंप करना। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, जंप करना। तो लॉयन जो होता है काव के ऊपर जंप किया था। नेक्स्ट, आई शैल स्टैंड बाय यू, लिखा चुका हूं, सेम चीज है। हमने थोड़ा दो फिलिंग द ब्लैंक लिख दिया था। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, ये क्वेश्चन कराया था, तो उसमें थ्रू थिक एंड थिन आया था। तो यहां पे तो फिक्स्ड है कि, क्योंकि ये तो एक इडियम है ना। थ्रू थिक एंड थिन का हिंदी क्या था इडियम का? ये एक मुहावरा है। क्या था? थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में साथ देना। हर परिस्थिति में मतलब हर परिस्थिति में लिखिए। थिक, थिक का अर्थ होता है अच्छा समय, थिन का अर्थ होता है बुरा समय। तो थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर परिस्थिति में। थ्रू थिक एंड थिन का हिंदी है हर परिस्थिति में। मतलब आई शैल स्टैंड बाय यू मतलब मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर परिस्थिति में। मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर परिस्थिति में। स्टैंड बाय का हिंदी होता है साथ देना। बाई नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे? अगर एग्जाम में बाई नहीं था, अगर ये डबल पिलर में आएंगे ना तो वहां पे बाई नहीं लिखा हुआ था, ऑप्शन में था ही नहीं, तो सबसे नजदीकी बिसाइड हुआ। हाँ, लेकिन दूसरा में फिक्स्ड है कि थ्रू का ही प्रयोग करेंगे कि ये ईडीएम होती है, ईडीएम में बदलाव नहीं करते। नेक्स्ट, चांदनी रिजेंबल्स, लास्ट में पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं रिजेंबल के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका तो अर्थ ही होता है मैच, देखने में एक जैसे, देखने में एक जैसा। तो रिजेंबल के साथ कभी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर आपका डी, नो प्रीपोजिशन नीडेड। मतलब चांदनी जो है अपने माता जी जैसा ही दिखती है। रिजेंबल विथ ऑलरेडी छुपा हुआ है, इसीलिए हम प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते।
नेक्स्ट, ओपन योर बुक डैश पेज 10। ये तो सबको पता है, एट, निश्चितता का बात हो रही है ना, एट पेज 10। जैसे देखिए, इसे क्वेश्चन करा रहा हूं, दो अच्छा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके लिए रहा। पहला है, सॉल्व करिएगा जैसा आप लोग, ही लिव्स डैश दलाल स्ट्रीट। ये नहीं आया था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ही लिव्स डैश 32 फिर कॉमा दलाल स्ट्रीट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। दलाल स्ट्रीट कहां है जानना चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां स्टॉक मार्केट है, बंबई स्टॉक एक्सचेंज, उसी रास्ते का नाम है दलाल स्ट्रीट। सबसे प्रसिद्ध जगहों में से यह है। आर्थिक राजधानी मुंबई है ना, महाराष्ट्र में जो बंबई, तो वहीं पे जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, जिससे पूरा मतलब कारोबार होता है पूरे देश का, उसकी रास्ते का नाम है दलाल स्ट्रीट। तो बताइए भाई, पहले तो स्ट्रीट की बात है। स्ट्रीट टू स्ट्रीट के लिए सामान्यतः प्रीपोजिशन इन आती है। स्ट्रीट के लिए हम सामान्यतः प्रीपोजिशन इन लिखते हैं। तो ही लिव्स इन दलाल स्ट्रीट, वह दलाल स्ट्रीट में रहता है। लेकिन जब भी किसी भी स्ट्रीट रास्ते के नाम के पहले संख्या जुड़ गई, ये जुड़ा है, तब तो पक्का है कि वहां एट आएगा। तो इसमें एट था। किसी भी रास्ते का नाम हो तो इन का प्रयोग, जैसे इन महात्मा गांधी रोड, लेकिन जब उसमें नंबर जुड़ गया तो जाके आपको प्रीपोजिशन एट चाहिए। तो जैसे यहां नंबर जुड़ा है, वैसे ही वहां भी नंबर है। क्वेश्चन में नंबर जुड़ जाए तो सामान्यतः प्रीपोजिशन एट आता है। तो वह दलाल स्ट्रीट में 32 नंबर में रहता है। 32 नंबर कोई मकान या बिल्डिंग होगा। देख लीजिए, ओपन योर बुक, यहां पे जैसे वहां 32 था, यहां पे क्या है 10 है। तो ओपन योर बुक एट पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग, मतलब अपनी किताब और पढ़ना शुरू करो। Employees who have 25 years service become entitled। क्या होगा? सिंपल सा ध्यान रखना है, फिक्स्ड है, ये भी जनरली फिक्स्ड ही रहता है। इंटाइटल्ड टू मतलब एलिजिबल। इंटाइटल्ड टू का हिंदी होता है योग्य होना। इंटाइटल्ड टू का हिंदी है योग्य होना। इंटाइटल्ड टू मतलब योग्य होना। इस सेंटेंस के अंदर कि वे कर्मचारी जिनकी नौकरी 25 साल हो गई है वो पेंशन के योग्य हैं। वे कर्मचारी जिन सर्विस 25 साल हो गई है वो पेंशन के योग्य हैं। तो होने के लिए टू आती है। ये रहा आपका आंसर सी। वे कर्मचारी जिनकी नौकरी 25 साल हो गई है वो पेंशन के योग्य हैं। नेक्स्ट, हाँ ये तो पढ़ चुके हैं। रूमेटिज्म बीमारी का नाम भी, एक्चुअली रूमेटिज्म मैंने इसे लिखवाता हूं क्योंकि ये स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछा गया है। स्पेलिंग करेक्शन में ऐसे ही अजीबो गरीब चीजें आते रहती है। रूमेटिज्म, लेफ्टिनेंट, कर्नल, अब यही सब, वैकम, ओकेजन, यही सब चीजें आपको परेशान करें। तो मैं स्पेलिंग का भी लिस्ट आपको लाके दे दूंगा, आप उसे देखते रहेगा क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन का कोई रूल नहीं है। रूल से अच्छा है कि उस शब्द को लर्न कर लो, क्योंकि अगर आप 10,000 रूल पढ़ेंगे तो 20,000 वर्ड होगा, 10,000 पढ़ेंगे तो 20,000 वर्ड होगा। इससे अच्छा क्यों ना कि हम 500-600 वर्ड ही पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में संभव है। और जो घूमेगा क्या पूछेगा? एकोमोडेशन पूछता है, वैकम ज्यादातर पूछेगा, ओकेजन पूछता है, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब मतलब जो क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, फिनोमेना, ये सब चीजें पूछते हैं। तो 500-600 वर्ड होते हैं, वो ध्यान रखिएगा, उन्हीं में से है। पक्का रहता है
कि उनमें से होंगे। तो 10,000 रूल पढ़ने से अच्छा है कि 400-500 वर्ड को ही कर लिया जाए। ट्रिक क्या है उसमें, कोई लॉजिक नहीं है। तो यहां तो मात्र सफर, बीमारी से पीड़ित होंगे तो सफर के साथ फ्रॉम आती है। तो ये रहा पुअर जो है। अच्छा, यहां पुअर का क्या है? पुअर का अर्थ क्या है यहां? बेचारा, गरीब ही नहीं होता हमेशा ही। पुअर का एक अर्थ बेचारा भी होता है। मिस्टर सिंह जो है, वो बेचारे जो बूढ़े से मिस्टर सिंह है, वह गठिया रोग से 20 सालों से पीड़ित है। रूमेटिज्म मतलब गठिया रोग। तो यहां पुअर का अर्थ गरीब नहीं, बेचारा है, क्योंकि 20 साल से कोई के जोड़ों में दर्द है, ओह बेचारा 20 साल से पीड़ित है। यहां गरीब मिस्टर सिंह मत देख लेना, बेचारा भी होता है पुअर। नेक्स्ट, बड़ी अच्छा वर्ड है, क्वेश्चन आया है ये। मतलब जब आता था तो गलती होती थी पहले, अब तो बच्चा सब चालाक हो गया है, सीख लेता है। क्या होगा? चलिए आपको लोग सभी बच्चों के लिए रहा, 3 शब्द लिखता हूं, बताना कौन सा सही है। पहला, वर्ड टू वर्ड, एग्जाम के अकॉर्डिंग बताना है। बाहर में क्या तो उस समय कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में चाहिए। दूसरा, वर्ड फॉर वर्ड। तीसरा, वर्ड, यही तीनों आएंगे एग्जाम में, मैक्सिमम यही तरीके से वो घुमा सकता है और कुछ कर नहीं पाएगा वो। तो बताइए भाई क्या होगा? अंतरात्मा तो इसी पे जा रहा होगा। ये रहा, जो सबसे गंदा लग रहा है वही होता है। एक एक अक्षर, वर्ड फॉर वर्ड का अर्थ होता है अक्षर सतह, क्या बोलते हैं हिंदी में, वही जो अक्षर, मतलब एक एक अक्षर, जो हम लोग वर्ड बाय वर्ड बोलते थे ना पहले। नहीं, पहले पिताजी चाहे घर में बोलते थे वर्ड बाय वर्ड याद करो। क्यों नहीं याद किया? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश सही नहीं बोला। अगर वो सही बोलते तो आज हमारा भी ठीक ठाक रहता। तो ये वर्ड फॉर वर्ड होता है, मतलब ये सब धोखा हो जाता है। मतलब हम कभी सोचेंगे नहीं, ये तो सबसे गंदा लगता है वर्ड फॉर वर्ड, और होता वही है, इसलिए स्टूडेंट धोखा होता है इसमें। वर्ड फॉर वर्ड होता है, एक एक अक्षर। नहीं यूज करिएगा आप, किसी भी एग्जाम में नहीं यूज करना है। मैं तो बता दे रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में आपको इन तीनों में यूज करना है। आउटसाइड में क्या है, डिक्शनरी में क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एग्जाम में यही चलेगा आपका। बताइए, ये तो बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन क्या करें। तो यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन वर्ड फॉर वर्ड, मतलब तुम्हें सलाह दी जाती है तुम इस लेसन को एक एक अक्षर लर्न कर जाओ, याद कर जाओ, वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस, पढ़ा चुका हूं ये, अबाउट, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो क्यों पढ़ाया था? बताया था ना कि जब तक डिस्कस शब्द है, जब तक कलयुग रहेगा तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा। और कहा जाता है कि कलयुग अभी भी 2 लाख साल तक रहेगा। तो हमारे और आपके तो जाने तक तो पक्का है, तो क्यों अंतरात्मा बोलता है डिस्कस आए और अबाउट नहीं आएगा तो अच्छा फील नहीं होता है, तो क्यों उसके पीछे पड़े? यही एग्जाम में देगा, डिस्कस के साथ अबाउट कुछ भी हो जाए नहीं आता है। क्योंकि हम लोग तो उस दिन में पढ़े थे, डिस्कस का अर्थ क्या बताया था? डिस्कस में तो अबाउट छुपा ही है, उसका अर्थ ही होता है अबाउट। तो डिस्कस के साथ अबाउट कभी हो ही नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन देखिए, दुनिया का जो सबसे टफ चीज क्या है? दुनिया का सबसे भयानक चीज क्या होता है? मैरिज होता है ना। क्यों? क्योंकि जब मैरिज होता है तो इंसान का डेथ होता है। जब होगा तो हिंदू धर्म कहता है कि उसके बाद उसका बर्थ भी होगा। बर्थ होगा तो वो आदमी बर्थडे भी मनाएगा, और भगवान ने चाहा तो फिर से एक बार एनिवर्सरी मनाएगा शादी की सालगिरह। जब एनिवर्सरी मनाएगा सालगिरह, तब मेहमानों का आगमन होगा, अराइवल, आगमन। और जब आगमन होगा तो प्रस्थान भी होगा, क्योंकि जो आया है उसे जाना ही होगा, चाहे वो मेहमान हो चाहे हम ही आप क्यों ना हो। और जब मेहमानों का प्रस्थान हो जाता है घर से, तो घर के खर्च कम होते हैं ना। तो जब घर मेहमान प्रस्थान हो जाएगा तो घर का खर्च कम होगा, तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। तो समानता इनके साथ
आप जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मैरिज, सिंस डेथ, सिंस एक्सीडेंट, सिंस एनिवर्सरी, सिंस अराइवल, सिंस डिपार्चर, सामान्यतः इनके साथ सिंस लिखते हैं। तो दुर्घटनाओं के लिए सिंस लिखिए। रिफॉर्म मतलब सुधार, रिफॉर्म मतलब सुधार, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, अराइवल मतलब आगमन। एनिवर्सरी सालगिरह, इन सबों के साथ सामान्यतः हम प्रीपोजिशन में सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब ये चीज आपको टेंस में भी आएगी, क्योंकि सिंस तो टेंस में भरा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। डिपार्चर मतलब प्रस्थान और रिफॉर्म मतलब सुधार। देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से 10 साल हुए होंगे जब सुधारों को लागू किया। इंट्रोड्यूस मतलब लागू करना भी, परिचय भी होता है और लागू भी होता है, इसलिए इसका आंसर सिंस है। बड़ी मुश्किल से 10 साल हुए होंगे जब सुधारों को लागू किया गया था। नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंटेड। प्रेजेंट प्लस विथ प्लस समथिंग, प्रेजेंट प्लस विथ प्लस समथिंग। किसी को कुछ देना, हिंदी है किसी को कुछ देना। प्रेजेंट, अब ईडी जोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो तो टेंस बदल सकता है वर्ब का। प्रेजेंट प्लस विथ प्लस समथिंग मतलब किसी को कुछ देना। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट मतलब प्रत्येक लड़के और लड़की को मिठाई दी गई थी। तो प्रेजेंटेड विथ, किसी को कुछ देना, प्रेजेंटेड विथ मिठाई। नेक्स्ट, अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड। अभी आप लोग इस छत के नीचे हैं, तो क्या है ये? अंडर, तो जैसे छत है वैसे पंडाल है। तो जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारा भीड़ जो है उसके पंडाल के नीचे इकट्ठा थी। जैसे वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ जो है पंडाल के नीचे इकट्ठा थी या एकत्रित थी। तो होना चाहिए था, देखिए इसमें सही दोनों है, दो चीजें। ये भी सही है क्योंकि जहां जहां बीनीथ होता है वहां वहां अंडर भी होती है। अंतर यह है कि बीनीथ पहले चलता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में उसका यूज नहीं है, इसलिए आपको अगर अंडर नहीं रहता तो बीनीथ देंगे, एक ही अर्थ देगा। जैसे कि पहले महाभारत में इंग्लिश का किताबों में देखिएगा लिखा रहता था, कौरव्स एंड पांडव्स यूज्ड टू स्टडी बीनीथ द ट्री। कौरव्स एंड पांडव्स यूज्ड टू स्टडी बीनीथ द ट्री मतलब कौरव और पांडव पेड़ के नीचे पढ़ते थे, तो वहां बीनीथ था। अब नॉर्मल में मॉडर्न इंग्लिश में बीनीथ की जगह अंडर लिखते हैं, कौरव्स एंड पांडव्स यूज्ड टू स्टडी अंडर द ट्री। तो सही दोनों है, बट अंडर और बीनीथ में हमेशा अंडर को चुनाव करिए क्योंकि वो मॉडर्न है। जैसे कि ऑट टू होता है, एक मॉडल है ऑट टू और एक मॉडल होता है मस्ट। पहले ऑट टू चलती थी, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं कि ऑट टू के स्थान पे आप मस्ट लिख लीजिए। जैसे शैल और विल है, पहले शैल बहुवचन के लिए होता था, विल एक वचन के लिए। मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि आप सबके साथ विल लिख लीजिए। तो यही है, बीनीथ के स्थान पे एग्जाम में इसका आंसर अंडर होगा। अंडर नहीं रहेगा तो पे जाइएगा। नेक्स्ट, नियर 60 years have gone डैश। अरे पास अवे का मतलब क्या होता है? डेथ के लिए होता है ना, मर गए। तो लगभग 60 साल हो गए थे जब गांधी जी की मृत्यु हुई। तो मृत्यु के लिए क्या लिखते थे? अभी लिखा सिंस, सिंस बर्थ, सिंस डेथ, सिंस एनिवर्सरी, अभी तो लिखा था। तो लगभग 60 साल हो गए हैं जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी या गांधी जी गुजरे थे। आज ही तो है शायद उनका एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी।
हाँ 30 जनवरी था ना, हाँ आज ही होगा शायद, आज है ना, हाँ हाँ आज ही के दिन ना नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी। नेक्स्ट गांधी जी की बात है, गांधी जी आ रहे हैं, दोबारा आ गए। द अमेजिंग थिंग अबाउट गांधी जी वॉज दैट ही अडेयर्ड, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, फिक्स्ड याद कर लीजिए, ये फ्रेज फिक्स्ड होता है, बहुत बार आया हुआ अडेयर। अडेयर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू होता है, फिक्स्ड है, कभी नहीं बदल सकता है। अडेयर टू मतलब जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, जिसे कह सकते हैं, इसे और भी लिख देता हूं, इसके लिए भी होता है क्लिप टू या फिर स्टिक टू। हाँ वही स्टिक टू, क्लिप टू, जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, फिक्स्ड है। एडहेयर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू, ये फ्रेजल वर्ब होती है। स्टिक टू, क्लिप टू, एडहेयर टू मतलब होता है जुड़ा हुआ या चिपका हुआ। अरे नहीं होता है फेविकॉल पर लिखा होता है एडहेसिव, एडहेसिव मतलब चिपकाने वाला, तो उसी एडहेसिव से एडहेयर बना हुआ है। तो गांधी जी के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह अपने आदर्शों पे जीवन भर या सच्चाई के सिद्धांतों पे जीवन भर जुड़े रहे या चिपके रहे, मतलब वह अपने आदर्शों और सच्चाई के सिद्धांतों से जीवन भर जुड़े रहे। अडेयर टू। नेक्स्ट, साइट, साउंड एंड टच आर बाउंड। एक्चुअली एक वर्ड ही होता है, बाउंड अप विथ, ये तीन शब्द मिलके एक शब्द है, बाउंड अप विथ मतलब होता है रिलेट, संबंधित होना। बाउंड अप विथ का अर्थ होता है संबंधित होना। बाउंड अप विथ मतलब संबंधित होना, संबंधित होना। इसका हिंदी है साइट मतलब दृष्टि, साउंड मतलब ध्वनि और स्पर्श। दृष्टि, ध्वनि और स्पर्श हमारे शरीर से संबंधित होते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दृष्टि, ध्वनि और स्पर्श हमारे शरीर से संबंधित या जुड़े होते हैं और उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो बाउंड अप विथ, तो देखिए बाउंड लिख ही दिया था, विथ लिख ही दिया था, बाउंड अप विथ। दृष्टि, ध्वनि और स्पर्श हमारे शरीर से जुड़े होते हैं और उन्हें अलग नहीं कर सकते। इम्पर्सनल अलग कर देना, या इम्पर्सनल का अर्थ अलग भी होता है। नेक्स्ट, an educated man should know what is first rate in those activities which spring। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, 4-5 बार ये सेम वर्ड आ चुका है सेंटेंस, बट स्प्रिंग लिख के बार बार आते हैं क्वेश्चन में। क्या होगा स्प्रिंग, क्या होगा? मन तो करता है कि आउट ऑफ लिख दें, लेकिन वो तो होगा नहीं। स्प्रिंग फ्रेज है, 4-5 बार ये क्वेश्चन है, सेंटेंस अलग रहेगा बट स्प्रिंग वाला रहेगा। कहने का मतलब स्प्रिंग फ्रॉम का अर्थ होता है ओरिजिन। स्प्रिंग फ्रॉम का अर्थ होता है टू ओरिजिन, मतलब जन्म होना, उत्पत्ति होना या विकास होना। स्प्रिंग फ्रॉम का हिंदी है जन्म होना, उत्पत्ति होना या विकास होना। स्प्रिंग फ्रॉम का अर्थ होता है जन्म होना, उत्पत्ति होना या विकास। इसके लिए एक और शब्द लिख देता हूं, वो भी होता है, एक और होता है इंजेंडर, ये भी लिखी। इंजेंडर का भी अर्थ वही होता है जन्म होना, उत्पत्ति होना या विकास होना। इंजेंडर भी बराबर आते रहते हैं। तो देख लीजिए इसका हिंदी है, एक पढ़े लिखे इंसान को यह पता होना चाहिए कि जब वह एक अच्छे लोग के साथ बैठेगा तो उसके अंदर भी अच्छे विचारों का जन्म होगा। मतलब एक पढ़े लिखे इंसान को यह पता होना चाहिए कि जब वो एक अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो उसके अंदर भी अच्छे विचारों या ख्यालों का
जन्म होगा, उत्पत्ति होगी या विकास होगा। तो स्प्रिंग के साथ ये रहा। एरर भी आती है ना, तो जो आप लोग बोल रहे थे अभी, आउट ऑफ ही लिखा रहता है। कॉमनर में यही चीज आ जाती है, स्प्रिंग के साथ आउट ऑफ लिख देगा, तो उसी पार्ट में एरर होती है। नेक्स्ट, एन एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा ब्रोक आउट लास्ट विंटर। ये सेम क्वेश्चन करा चुका हूं इसी टाइप का। हमने मलेरिया लिखा था, उन्होंने एपिडेमिक लिखा है। एपिडेमिक का अर्थ था महामारी, इन्फ्लुएंजा मतलब बुखार के लिए होता है, इन्फ्लुएंजा बुखार से संबंधित होता है। तो क्या होगा, डाई के लिए लिख चुके हैं बहुत सारे चीज। डाई डाउन मतलब घटना, डाई डाउन मतलब टू रिड्यूस, घटना मतलब एक महामारी पिछले मतलब ठंड में अचानक फैल गया था और महीनों तक नहीं घटा था, मेनी मंथ्स, महीनों तक। डाई डाउन मतलब घटना। डाई ऑफ कब होगा, हाँ मलेरिया वगैरह ये सब जो था। नेक्स्ट, आ गया भाई वहां ग्राम यहाँ से क्या होगा, ऑन। ऑफ मत लिखिएगा, लालच है। तो 500 रुपए दी गई है फिजिक्स से रिलेटेड किताब को खरीदने के लिए। मोहन में भी स्लो, क्या होगा, हाँ गुड एट, स्लो एट। और इनके लिए भी देख लीजिए, वो भी लिख देता हूं, या आ जाए। ये सभी बराबर पूछेंगे। इफिशिएंट, या कल मॉक टेस्ट में था, डिफिशिएंट, कोफिशिएंट, जनरली ये सब वर्ड इनके साथ आएगा। इन, good at, slow at, efficient in, deficient in, proficient in, want in, adapt in. मॉक टेस्ट आप लोग देते हैं इंग्लिश वाला? अरे तो यूट्यूब पे तो डिस्कशन तो चल ही रहा है, उससे भी तो डिस्कशन तो यूट्यूब पे ही होती है। तो उसके लिए बिना ऐप पे तो एग्जाम देना है, और डिस्कशन तो कम से कम देख ही सकते हैं आप। डिस्कशन तो यूट्यूब पे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 6:30 में चलता है, 25 क्वेश्चन का पूरा एग्जाम वाला। तो जब तक +2 का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक वो चलेगी, तो उसे जरूर करिएगा, क्योंकि +2 के एग्जाम तक कम से कम 40-50 सेट तो ही जाएंगे, मतलब 9 टेस्ट तो हो ही चुका है, वो तो ऑलरेडी है ही, तो उसे भी आप चेक कर लीजिएगा। ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएगा, उसमें पीडीएफ भी आपके पास रहेगी, वो तो देना चाहिए आपको, क्योंकि एकदम अच्छे नॉर्मल जैसे एग्जाम में आते वही क्वेश्चन होंगे। देखिए ये तीनों शब्द का अर्थ एक ही है, इफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, अडेप्ट। तीनों का हिंदी एक जैसा होता है, सक्षम। इफिशिएंट हो, प्रोफिशिएंट हो या अडेप्ट हो, तीनों का अर्थ होता है सक्षम, स्किल्ड, सक्षम, जो भी बोले ना, कुशल या सक्षम बोलिए। इफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, अडेप्ट, इन तीनों का हिंदी होता है सक्षम। और ये जो दो हैं, डिफिशिएंट और इधर एक रहा वांट, डिफिशिएंट इन, वांट इन, दोनों का हिंदी होता है कमी, शॉर्टेज। डिफिशिएंट और वांट इन दोनों का हिंदी एक ही होता है, कमी होना। देख लीजिए, स्लो एट हिज वर्क बट वेरी क्विक इन अपटेक, मतलब है कि मोहन भले ही कार्य करने में धीमा होगा, लेकिन वो चीजों को समझने में बहुत ही तेज है। अपटेक मतलब समझना, ग्रहण करना। तो भले ही मोहन कार्य करने में स्लो है, लेकिन वो चीजों को ग्रहण करने में बहुत ही तेज है। नेक्स्ट,
सोक्रेट्स मतलब हिंदी में नहीं बोलते सुकरात, सुकरात जो महान दार्शनिक थे उसे इंग्लिश में हम सोक्रेट्स कहते हैं। सोक्रेट वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एंड वॉज अ सीकर। ग्रीक मतलब जो है, ग्रीक जो देश है उसके सबसे महान दार्शनिक में से थे और वो सीकर। हाँ ठीक है, दो ही वर्ड होते हैं, एक होता है सीक और एक होता है सीकर। सीक सीकर, ऑफ के साथ आता है ऑफ, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया, ये कहां गया, ये हटाना, अच्छा फिर हटा के देखता हूं। मजाक करता है मेरे से, ऑफ हटा देता हूं। सीक फॉर सीकर ऑफ, कभी कभी ये सिस्टम ही कंफ्यूज आ जाता है। सीकर, सीक फॉर सीकर ऑफ, सीक फॉर क्या होता है, खोजना, इसका हिंदी है खोजना, और सीकर होगा तो खोज वाला व्यक्ति, खोज करने वाला व्यक्ति। सीक मतलब खोजना, सीकर मतलब खोजने वाला व्यक्ति, तो सीक होगा तो फॉर, सीकर होगा तो ऑफ। तो यहां पे तो सीकर की बात हो रही है, सीक खोजना, सीकर मतलब खोज करने वाला व्यक्ति। तो सुकरात जो थे वो ग्रीक के सबसे महान दार्शनिकों में से थे और वो सच्चाई को खोजने वाले एक व्यक्ति थे। सीकर है तो वहां पे ऑफ जाएंगे। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज डिस्गस्टेड, ये याद कर लीजिए, बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन, अरेंजमेंट तक में ये क्वेश्चन पूछता है। ये डिस्गस्टेड है ना, उसके साथ याद कर लीजिए, ये आना चाहिए। बहुत कुछ अलग अलग होता है बट आपको डिस्गस्ट के साथ विथ पढ़ना चाहिए। डिस्गस्ट विथ मतलब परेशान हो जाना, परेशान होना। डिस्गस्ट विथ का अर्थ होता है हो जाना, खींच जाना जिसे भी बोलते हैं, परेशान हो जाना। डिस्गस्टेड विथ, परेशान हो जाना, खींच जाना, चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना। तो द वर्ल्ड इज डिस्गस्टेड विथ फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ वायलेंट बिहेवियर। हिंदी है, दुनिया हिंसा के प्रदर्शन से एकदम परेशान है। दुनिया हिंसा के प्रदर्शन से परेशान है। बिहेवियर मतलब क्या, हिंसात्मक व्यवहार। वायलेंट मतलब हिंसा, बिहेवियर मतलब व्यवहार, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन करना। तो ये हिंसात्मक व्यवहार का जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे जो है दुनिया जो है एकदम परेशान है। नेक्स्ट, हाँ ये लिखा चुका हूं क्वेश्चन, आ गया ना, प्रीवियस में था। मैं अपने बकरी से अलग हो जाऊंगा। हाँ तो किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ फ्रॉम था, अदरवाइज मैं अपने बकरी से अलग हो जाऊंगा। ये कैसा सेंटेंस, बट एग्जाम में है तो पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर दीजिए इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे इस फैमिली के बहुत ज्यादा है। इंचेंटेड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। गलत है, अरे अभी तो बताया, डेली तो 2 बार तो अभी तक बता चुका हूं। आश्चर्य वाले अधिकतर शब्दों के साथ क्या आती है, एट। इंचेंटेड मतलब क्या, मंत्र मुग्ध हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाना मतलब आश्चर्य के सेंस में है। तो लिख ही देता हूं जिससे कि बार बार आ रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, इंचेंटेड हो, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंचेंटेड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, और भी कुछ होता है लेकिन आपको यही सब यूज करना है। सरप्राइज्ड, वंडर्ड, अमेज्ड, bewildered, सरप्राइज्ड, इंचेंटेड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, वंडर्ड, अमेज्ड, सबका हिंदी एक ही होता है, आश्चर्य, लेकिन अलग अलग तरीके का है वो, हिंदी एक ही होता है। इनके साथ आपको प्रिपोजिशन और भी कुछ होता है बट आपको उतना नहीं जरूरत है उस सब चीजों की,
क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है जिसका कुछ एक्सेप्शन ना हो, बट जो चलता है, जो प्रचलन में, आपको वही पढ़ना चाहिए। शॉक्ड एट, इंचेंटेड एट, अमेज्ड एट, वंडर्ड एट, और भी एक है, तो ये तो आश्चर्य के लिए है, और एक मजाक उड़ाने के लिए, अपमान के लिए। देख लीजिए, ये दोनों बार बार आएंगे। मॉक आएगा, लाफ आएगी, और जीर आएगा। लाफ, जीर, इनके साथ आएगा। यहां भी वही है, मॉक एट, लाफ एट, जीर एट, तीनों का हिंदी एक ही है, मजाक उड़ाना, बेइज्जती कर देना। मॉक एट, लाफ एट, जीर एट, JEER, जीर। जीर का चाहे तो सिनोनिम भी लिख सकते हो, वो ज्यादा पूछा जाता है। जीर का सिनोनिम लिख देता हूं यहां पे, लुक डाउन अपॉन। जीर कम आता है, लुक डाउन अपॉन ज्यादा आती है। हिंदी वही है, अपमानित करना, मजाक उड़ा देना, बेइज्जत कर देना, मतलब किसी पे हंसना। तो हंसेंगे कब? जब उसकी मजाक उड़ाएंगे। तो मॉक एट, लाफ एट, जीर एट, और एक अलग शब्द होता है लुक डाउन अपॉन, जिसका भी अर्थ वही होता है, अपमानित करना या नीचा दिखाना। आश्चर्य वाले अधिकतर शब्दों के साथ एट, बेइज्जत करने वाले अधिकतर शब्दों के साथ भी एट आती है। तो देख लीजिए, तो इंचेंटेड मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना, मतलब वह लड़का जो है उस लड़की की सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गया था। नेक्स्ट 45, आगे अम्यूज्ड, इसका भी अर्थ आश्चर्य के लिए है। तो कहां गया? The सिंधु was greatly amused at the dancing gods. वो बकरी नाच रही थी, उसे देखकर सिंधु बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था। बकरी नाच रही थी, हो सकता है कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। When this young person called, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, डबल इंपॉर्टेंट करिए। बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट करने के लिए इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन उस तरह से रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्या होगा? कॉलर, वेरी गुड, गलत है। अंतरात्मा की बात प्रिपोशन नहीं मानता है आपका, और स्टूडेंट की अंतरात्मा तो झूठी बोलती है ना। लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉल के लिए। पहला दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के दो थोड़ा नॉर्मल है। कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल आउट, कॉल ऑफ। पहला, दूसरा और चौथा ज्यादा आया है। कॉल आउट तो बहुत ही एक ही दो बार पूछा है प्रीवियस ईयर में। कॉल ऑन और भी होते हैं, लेकिन ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। कॉल ऑन हिंदी में लिख देता हूं। कॉल ऑन का हिंदी होता है किसी व्यक्ति से थोड़े समय के लिए मिलना, थोड़े समय के लिए मिलना। किसी व्यक्ति से थोड़े समय के लिए मिलना, कॉल ऑन। कॉल एट, किसी जगह पर थोड़े समय के लिए जाना, थोड़े समय के लिए जाना। तो जब किसी व्यक्ति से थोड़े समय के लिए मिलेंगे, कॉल ऑन। किसी जगह पे थोड़े समय के लिए जाएंगे, कॉल आउट। जोर से बोलना। कॉल आउट मतलब होता है जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना, तेज आवाज में बोलना, स्पीक लाउडली जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। कॉल ऑफ, अब इसका तो हिंदी मुझे थोड़ा टफ लगता है, तो मैं हिंदी का इंग्लिश लिख देता हूं, रद्द कर देना। अब दो कैसे कैसे लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं हिंदी इतना पहली बार इतना लिख भी रहा हूं, तो थोड़ा आप लोग अर्थ समझ लीजिएगा। हिंदी बोल दूंगा, जहां पे थोड़ा दिक्कत है बोल दिया करूंगा। कॉल ऑफ मतलब रद्द कर देना। कितनी बार तो आ चुका है, द मीटिंग वॉज कॉल्ड, फिर ऑप्शन ब्लैंक था, तो मीटिंग को रद्द कर दिया गया था। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल, पोस्टपोन कर दीजिए।
तो किसी व्यक्ति से थोड़े समय के लिए मिलेंगे कॉल ऑन, किसी जगह पे जाएंगे थोड़े समय के लिए कॉल एट, जोर से। जैसे नहीं जब क्लास में आप बैठते थे तो रोल नंबर बोलते थे टीचर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ये जो तेज बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते थे कॉल आउट, तेज बोलना। तो देख लीजिए क्वेश्चन, तो देख लीजिए ब्लैंक के बाद क्या है, जगह या वर्क, व्यक्ति, मी है ना, व्यक्ति हो गया तो क्या आना चाहिए, ऑन जाएगा। तो जब वह व्यक्ति वहां गया था, जब मेरे पास आया था, तो वो ड्रेस, मतलब जब पूरे अच्छे ड्रेस में थी, पूरी तरह से ड्रेस में पहने हुई थी। नेक्स्ट 47, ही इज आउट ऑफ स्टेप। हाँ वेरी गुड, विथ है यहां, स्टेप विथ। लेकिन किस रूल से आप लोगों ने बताया सही, किस रूल से सबने सही बताया, मतलब अंतरात्मा वाला रूल। कभी कभी अंतरात्मा सही बोलता है। स्टेप विथ का हिंदी लिख लीजिए, कदम से आकर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना। हिंदी गलत हो तो उसे अन्यथा मत लीजिएगा, इंग्लिश मेरा मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हिंदी में थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। हंसिएगा नहीं जो सर को नहीं आता है तो मैं भी हंसू क्या, आपको भी तो नहीं आता इंग्लिश। एक्चुअली मैंने हिंदी 1999 के बाद नहीं पढ़ा है, 1999 मतलब कितने साल हो गए, 21-22 साल हो गए, कभी जरूरत नहीं पड़ा। वेस्ट बंगाल में था तो मुझे बंगला अच्छा से लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं, इंग्लिश ठीक है, उर्दू भी थोड़ा मोड़ा समझता हूं, हल्का फुल्का पढ़ा था, कोर्स में थी, फ्रेंच भी थोड़ा मोड़ा समझ सकता हूं, हिंदी छूट गया, आता अच्छा था, लेकिन ये जो आधा जीवन तो मेरा इसी में अब निकल जाता है, इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, इधर होगा या इधर होगा, कहां पे चांद बिंदु आएगा, सिर्फ काले कहीं पे डॉट आएगा। ये सब बहुत टफ चीज है, हिंदी मुझे सबसे टफ लगा अभी तक। इंग्लिश में तो सिर्फ 26 वर्ड ही है, इंग्लिश में तो मुझे लगता है दुगुना है उसका, 52 है ना, तो समझ लीजिए, इसी से समझिए कितना हिंदी टफ है, और हम लोग हिंदी को हल्के में लेते हैं। तो इसका हिंदी देख लीजिए, वो आधुनिक जीवन से कदम मिला के नहीं चल पा रहा है, मतलब क्या, वो पिछड़ गया है। नहीं जैसे कि आजकल एंड्रॉयड फोन नहीं आता है, लैपटॉप नहीं चलाना जान रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं जानता है चलाना, तो क्या है, आधुनिकता से वह पिछड़ गया है। इस सेंटेंस का हिंदी है कि वह आधुनिकता से पिछड़ गया है, कदम से कदम नहीं मिला पा रहा। द पुलिसमैन सर्च्ड, बताया था शायद ये, हाँ सीधा, वेरी गुड। जो चीज दिखता है उसे आप सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो प्रीपोजिशन मत लिखिए। जो चीज नहीं दिखता उसे खोजने की बात होगी तो फॉर आएगा। तो पॉकेट दिख सकता है कि नहीं, दिख सकता है ना, तो कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगला देख लीजिए, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, दिखता है या सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, तो यहां होना चाहिए, कहीं गलत नहीं होता ये लॉजिक, बस ध्यान रखना है। जो चीज दिखता है उसे खोजने की बात है तो नो प्रीपोजिशन, जो नहीं दिख, मतलब ये निकला कि रूल कहता है कि कठिन चीजों को जब खोजने की बात होगी, जो बहुत ही असंभव के जैसा है, तभी जाके सर्च के साथ फॉर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, ये भी शायद क्वेश्चन ऐसा हुआ होगा, रीडियर्स डैश नेक्स्ट ईयर, हाँ बाई, वेरी गुड, बाई है। बाई का अर्थ देख लीजिए, यहां पे बाई का अर्थ होता है बिफोर, बिफोर और टिल अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम, लिख लीजिए, यही अर्थ है बाई का। यहां पे बाई का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल भी है, एक ही रूल सबसे इंपॉर्टेंट है बाई का, अदरवाइज तो गाड़ी ओड़ी के लिए जो हम लोग लिख चुके हैं इनमें, बाई कार, बाई ट्रेन, वही है, लेकिन ये एक इकलौता अलग रूल है, बिफोर और टिल अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम, बिफोर और टिल अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम। हिंदी है एक निश्चित समय से पहले, हिंदी लिख लीजिए, एक निश्चित समय से पहले या निश्चित समय तक, एक निश्चित समय से पहले या
निश्चित समय तक, एक निश्चित समय से पहले या एक निश्चित समय तक। हिंदी सुनिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है वो ज्यादा चेष्टा कर रहा है कि अगले साल तक उसके 10 लाख पाठक हो जाए। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है। एस्पायर मतलब बहुत कोशिश करना, लिख लीजिए, ये भी आ चुका है सिनोनिम में, टू ट्राई हार्ड, टू ट्राई हार्ड, बहुत ज्यादा कोशिश करना। हिंदुस्तान टाइम बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहा है कि अगले साल तक उसके 10 लाख पाठक हो। तो क्या अगले साल के अंतिम दिन होगा या उससे पहले कभी भी हो सकता है? कोई फिक्स नहीं है ना। मान लीजिए ये रहा, मान लीजिए अगला साल है, तो जरूरी तो नहीं कि यहीं पे जाके होगा। हो सकता है यहीं पे खत्म हो जाए, हो सकता है वो मार्च में ही उसे मिल जाए, हो सकता है अप्रैल में चला जाए, या तो उस साल के अंत तक या उससे पहले। तो एक निश्चित समय तक या उसके पहले कभी भी, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं बाई। इसलिए यहां पे बाई, आंसर डी। नेक्स्ट आइए, वन स्मेल आ रहा है, सिगरेट का स्मेल आ रहा है। As I approached dash him, पक्का है? हाँ, ये तो सही निकला। अप्रोच प्लस पर्सन, अप्रोच के ठीक बाद व्यक्ति आता है। अप्रोच मतलब बहुत सारा अर्थ होता है, जाना, नजदीक आना, सबके लिए आता है। जाना, नजदीक आना, सबके लिए। तो जैसे मैं उसके नजदीक गया था तो वह मुड़ा था और चला गया था, मुड़ के चला गया था। तो नो प्रीपोजिशन। जैसे मैं उसके पास गया था तो वो मुड़ा और वहां से चला गया था। पहला क्लास में ही पढ़ाया होगा। मंकीज लिव, पता ही है। अरे भाई ये रहा पेड़, उसी पेड़ पे कहीं है ना, यहीं पे कहीं होगा ना, तो पेड़ उसके लिए घर है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन इन आएगी। यहां पे इन है। बंदर के लिए पेड़ उसका घर है, और जब हम अपने घर में रहते हैं तो प्रीपोजिशन इन आती है। नेक्स्ट, दिस ट्रेन इज रनिंग, दो ही है नजदीकी, ऑन और इन, दोनों लिख लीजिए। दोनों का अर्थ बार बार पूछा है। एक वर्ड होता है ऑन टाइम और एक वर्ड होता है इन टाइम। ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम समय पर, एग्जैक्ट टाइम। इन टाइम समय पहले। चलिए, तो एक क्वेश्चन, जब दोनों का हिंदी लिख दिया, एक क्वेश्चन है उसे फिल कर दीजिए। डबल फिलर में आ चुका है। क्वेश्चन था, he raised the exam hall. He reached the exam hall dash time, and the exam started dash time. क्या हुआ प्रीवियसर का? He reached the exam hall dash time and the exam started dash time. अरे भाई 10 बजे का एग्जाम है तो कुछ भी हो जाए वो 10 बजे ही होगा, तो एग्जैक्ट टाइम की बात है। और जब एग्जैक्ट होता है तो ऑन आती है। तो हाँ, लेकिन एग्जाम हॉल में हम पहले पहुंचते हैं, तो he reached the exam hall in time and the exam started, मतलब एग्जाम हॉल में समय से पहले पहुंचा और एग्जाम तो एकदम समय पे हुआ। तो आप बता सकते हैं आप लोग क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन में, ऑन टाइम या इन टाइम? अंतरात्मा की बात मत सुनना, दिमाग का यूज करिए। अच्छा, क्या ये संभव है कि मान लीजिए कुछ एक बच्चे बोलते हैं इन टाइम, सर पहले भी तो चलता है, कितना भी पहले चले, अगर पटना जंक्शन से किसी ट्रेन को सुबह 7 बजे खुलना है
तो क्या वो 6:45 में निकल सकती है? इतना हुआ कि पकड़ के दिखाओ तुम, क्या ट्रेन हमसे क्या छुपा छुपी खेलेगा क्या? भले ही वो दिल्ली से आ रही है, उसे भागलपुर जाना है, पटना जंक्शन में 7 बजे आने का टाइम है, वो 4 बजे पहुंच जाए, लेकिन खुलेगा तो वो 7 बजे ही वहां से। तो जो ट्रेन होती है कभी पहले की बात नहीं होती, अरे इंडियन ट्रेन है, या तो समय पे होगी या 5 दिन बाद होगी, लेकिन पहले की बात तो कभी भी कर ही नहीं सकते आप। पहले होगा तो आदमी चढ़ेगा कैसे? इसलिए यहां पे होना चाहिए ऑन टाइम। कितना भी तेज होगा तो उसे आउटर पे लाके रोक देगा या स्टेशन पे रुका रहेगा, जब 7:15 में टाइम है उसी समय वो निकलेगा वहां से, पहले नहीं हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं शुरू में, ये आया हुआ है। हाँ, ये इडियम होते हैं, राइट इन इंक, मतलब पेन से या इंक से लिखना, तो इसमें कोई ग्रामर नहीं है, इडियम है ये, राइट इन इंक। The student should be ordered to write only in ink, मतलब स्टूडेंट्स को आदेश दिया जाना चाहिए कि वो सिर्फ इंक में ही, मतलब पेन से ही लिखे। हाँ, ये तो फ्रेज है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड होता है इन्फेस्टेड विथ, इन्फेस्टेड विथ, इसका हिंदी थोड़ा सा, अरे लिख देता हूं, भरा हुआ, भरा हुआ। और अब ये त्रस्त कैसे लिखते? त्र स, यही है, वही वही त्रस्त, त्रस्त नहीं बोलते हैं। अरे डिक्शनरी में था भाई त्रस्त, मैं हिंदी के लिए डिक्शनरी पढ़ता हूं, हिंदी का रखा हुआ है, चेक कर लेता हूं जो हिंदी क्या है। तो इतना ना ज्यादा शुद्ध हिंदी बता देते कि वो भी नहीं समझ आता, आजकल तो नहीं होती है, ज्यादा शुद्ध हिंदी भी समझने में दिक्कत आती है। त्रस्त है, त्रस्त मतलब क्या? परेशान, त्रस्त मतलब परेशान, जैसे घर वाले बच्चों से त्रस्त रहते हैं, तो त्रस्त मतलब परेशान। तो इतना ज्यादा भरा हुआ है कि परेशानी का कारण है। यह गोडाउन जो है चूहों से भरा हुआ है, तो जब चूहे भरे रहेंगे तो क्या होगा? वो भरा भी रहेगा और परेशानी भी होगा, एकदम परेशान करके रखेगा। तो दिस गोडाउन इज इन्फेस्टेड विथ रैट्स, यह गोडाउन चूहों से भरा हुआ है, मतलब परेशानी के कारण। जब भी इन्फेस्टेड विथ होगा तब बुरा चीज के लिए होता है, अच्छे के लिए कभी भी नहीं होता। ये अबैंडन, मतलब छोड़ देना या त्याग देना। कॉमरेड मतलब साथी, सहयोगी, साथी को कॉमरेड कहते हैं। तो ही अबैंडेड हिज कॉमरेड डैश द वुल्व्स, वुल्व्स मतलब भेड़िया। क्या होगा इसका हिंदी? है कि जैसे उसने भेड़ियों को देखा वो अपने साथी को छोड़कर भाग गया था। तो जैसे उसने अपने, मतलब भेड़ियों को देखा, उस अपने साथी को छोड़कर भाग गया था। तभी का टू है। हाँ वेरी गुड, टू ही है, इसका आंसर टू ही है। लेकिन कौन सा रूल से? हाँ वेरी गुड, विथ लिखेंगे तो साथ बोलेगा, जब भाई तुम लोग दरिया साहब और आप दोनों साथ साथ खेलिए। और ले जाके अपने दोस्त को बोलेंगे सर फॉर यू, इसका चटनी बना दीजिए। टूवर्ड्स, दोस्त को बोलेगा उधर ही चला जा, बच जाएगा, उधर ही भेड़िया है। तो इंसान है कि क्या है? तो इसलिए नहीं, इसलिए रूल ये होता है अबेंडन, टू ही होता है, लेकिन उसका रूल भी कहता है कि अबेंडन के बाद कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, दोनों चलेगा। उसके बाद टू, फिर उसके बाद पर्सन या थिंग, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी व्यक्ति या वस्तु के पास छोड़ देना। किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी व्यक्ति या वस्तु के पास छोड़ देना। किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी व्यक्ति या वस्तु के पास छोड़ देना। तो मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में प्रीपोजिशन तो आप लोग का सही था। कभी कभी एग्जैक्ट पता रहता है, लॉजिक पता हो ना हो, लेकिन एग्जैक्ट चलता है। लॉजिक ही तो है ट्रू के लिए। तो उसने अपने साथी को भेड़िया के सामने छोड़ दिया था। नेक्स्ट, टाइम हो गया? तो तुम लोग टाइम, बेरोजगारों का कहीं टाइम होता है क्या? लिख मैं रहा हूं, बोल मैं रहा हूं,
मिटा मैं रहा हूं, आगे पीछे मैं कर रहा हूं और थक आप रहा है, तो काहे नहीं सर्टिफिकेट में ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखवाता है, सब दोबारा मैट्रिक दे के आया है। देख भूख लगी है, मैं सुबह 7 बजे घर से निकला हूं, कुछ नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले 15 घंटे ही पढ़ाना होगा तो मैं यही रहूंगा। कल का भी रूटीन देखिए, मैं सुबह 6:30 में घर से निकलता हूं, रात के 9 साढ़े 9 में घर पहुंचता हूं, 7 बजे से लेकर 5:30 तक लगातार क्लास है, फिर 5:30 6 6:30 से ऑनलाइन क्लास शुरू, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, फिर घर पहुंचते पता 9 सवा 9 बज जाता है। फिर उसे कोई फर्क, क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं अमीर हूं और अमीर बनना है। नहीं, अमीर हूं और अमीर बनना है, और आप अभी अमीर नहीं है, फिर भी देखिए, मतलब नहीं भूख लगा है तो खाना खाएंगे। अच्छा, कोई आज तक सुना है कि कोई कम खाने से मर गया हो? ज्यादा खाने से जरूर मरा है, कम खा के कोई आज तक नहीं मरा है। कम पढ़ने से पागल होता है, ज्यादा पढ़ने से कोई पागल नहीं हुआ आज तक। तो ये सब, और आप देखिए, आपको क्या चाहिए? नौकरी आज तक मिला था, तो आपको वो चीज की आप तैयारी कर रहे हैं जो चीज नहीं है, तो मेहनत भी वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं की है, तभी जाके वो चीजें हासिल होती है। क्योंकि कंपटीशन जब देख लोगे ओरिजिनल में तो तकलीफ होती है, एक से एक महारथी। यहां ना स्टूडेंट जो पटना में मैंने देखा, वो स्निफर डॉग है, स्निफर डॉग। स्निफर डॉग मतलब क्या होता है? बॉम्ब स्क्वाड में जो होता है, वो कुत्ता जो सूंघ के बता देता है कि बॉम्ब कहां है। तो आजकल के स्टूडेंट ऐसे हो गए, वो क्वेश्चन लेगा ऐसे, इसमें बी का बदबू आ रहा है, जय माता दी, ऐसा इतना प्रैक्टिस हो गया है कि वो ऐसा बन गया है। तो आपको उससे लड़ना है, तो उससे लड़ना है तो उसके लेवल में आना होगा ना। या पागलों की तरह आदमी 10-10 12-12 घंटा तोता की तरह रटे जा रहा है, एकदम तोता बना हुआ है वो, उसे दिन दुनिया से मतलब नहीं है, पागल जैसा दिख रहा है, क्लास में भी वैसे ही आ रहा है, बदबू देता है। हम तो भगा देते हैं, पीछे बैठो जाके, तुम तो एक तो बदबू मारते हैं, ऊपर से आगे बैठता है। लेकिन वो जेन्युइन स्टूडेंट है, लेकिन क्या करे, जेन्युइन भी है तो मैं तो जान तो दूंगा उसके लिए, ऐसा बदबू मारता है। लेकिन यही है कि उसे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ कि उसका आंसर तैयार है, तो उससे लड़ना है तो उसके लेवल में आना होगा ना। और यहां पे एकदम आराम से फुर्सत से चलाते हैं, अभी जाएंगे खाना पीना करेंगे, फिर भात खाते हैं तो गस्ती आ जाती है आदमी को, फिर थक गया है आदमी, 2 घंटा सोएगा, फिर 3 बजे के करीब उठेगा, 3 साढ़े 3 में, फिर गांव भी घूमना रहता है, क्रिकेट खेलने के लिए निकलेगा सब, 6 बजे आएगा थक हार के बेचारा, हाथ पांव धोएगा, बिजली है तो बिजली, नहीं तो लालटेन लेके किताब लेके बैठेगा। फिर जैसे ही 8 साढ़े 8 बजे गांव में तो टाइम खत्म, 8:30 बजते बजते तो आधा खत्म, 9 बजे खाना खाएगा, फिर बेचारा थक हार के सो जाएगा। तो ऐसे कहीं सफलता मिलने वाला है क्या? पहले देखते थे माँ बाप को दिखाने के लिए पढ़ा जाता था, जो लालटेन जला के बैठे हुए हैं, आंख खोल के सोए हुए हैं, क्यों? क्योंकि नहीं अगर बैठेंगे लालटेन जला के तो पिताजी जो हवाई जहाज बना देंगे। लेकिन अब किसी को दिखाना नहीं है, आपका रिजल्ट मायने रखेगा, तो पढ़ना तो होगा ही ना। डर नहीं लगता ये सब सोच के, जो इतने लाखों स्टूडेंट भर रहे हैं फॉर्म, और हम उस भीड़ में एक छोटे सा हिस्सा है, और उनके बीच में आना है? नहीं सर, भूख तो लग ही जाता है, मंद बुद्धि है सब। चलिए नेक्स्ट, ये सॉल्व कर, 60 तक के फिर चलेंगे। द राइटर एक्यूजेस द नेशनल गवर्नमेंट, एक्यूज मतलब इल्जाम लगाना, एक्यूज मतलब इल्जाम लगाना। लेखक है वो केंद्रीय सरकार पे इल्जाम लगाता है कि वह हिंसा का सहारा ले रहे हैं। लेखक ने केंद्रीय सरकार पे यह इल्जाम लगाया है कि वह हिंसा का सहारा, मतलब सहारा लेना, सहारा लेने के लिए होता है। मॉक टेस्ट में भी ये कल ही शायद या परसों कराया होगा। रिसोर्ट मतलब सहारा लेना, वायलेंस मतलब हिंसा। तो रूल देख लीजिए, एक्यूज मतलब इल्जाम लगाना, फिर पर्सन, फिर ऑफ, फिर कोई भी चीज। तो जब किसी व्यक्ति पे किसी चीज के लिए इल्जाम लगाते तो एक्यूज के साथ ऑफ आती है। अब पर्सन की जगह सरकार भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं घबराइएगा। तो लेखक जो है केंद्रीय सरकार पे इल्जाम लगाता है कि वह हिंसा का सहारा लेता है। द एक्यूजेस द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ 57 का ए है। तो 58 बताइए भाई।
वी हैव नॉट सीन हिम, टेंस में तो पढ़ा ही होगा, बचपन से टेंस पढ़ा है। अ मंथ क्या है? अवधि, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के लिए क्या आती है? सिंस या फॉर, हमेशा ही फॉर। अवधि बताने के लिए 1 महीने, 10 दिन, 5 मिनट, 10 सेकेंड, ये सब अवधि है, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के लिए हमेशा ही फॉर। मतलब हमने उसे 1 महीने से नहीं देखा है, हमने उसे 1 महीने से अवधि बताने के लिए फॉर है। ये टेंस में भी है आपका। लास्ट पेज, अभी अभी आज ही पढ़ाया ये है? अभी अभी लगता है ये तो दिमाग में हार्ट अटैक करा देगा। तो जैसा आंसर रहेगा वैसे ही दिमाग में हार्ट अटैक हो गया। मतलब आप लोग का आंसर ऐसा आ रहा है। अच्छा, जब आज ही पढ़ा तब काहे नहीं हो रहा है? नहीं पढ़ा आज? जी रैट का सिनोनिम क्या लिखवाया था? लुक डाउन अपॉन। आज ही का क्वेश्चन है। जी रैट का अर्थ होता है लुक डाउन अपॉन, मतलब अपमानित करना, नीचा दिखाना, बेइज्जती करना। तो लुक डाउन लिख दिया है, तो अब क्या चाहिए आपको? क्यों अमीरों को गरीबों का अपमान करना चाहिए? क्वेश्चन है, क्यों अमीरों को गरीबों का अपमान या बेइज्जती करनी चाहिए? आज ही बात हुआ था, फिर भी अजीब अजीब बोलता है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। छत टूट गया था और जो लोग उसके नीचे बैठे थे वो मारे गए थे। तो अभी जैसे आप इसके नीचे बैठे हैं तो क्या है? अंडर ना। तो इसीलिए यहां पे हाँ, विनीत भी सही है, लेकिन आपको कौन सा चाहिए अभी? हाँ, अंडर नहीं रहता तो विनीत पे जाते हैं। तो कल इसे थोड़ा सा बचा करके फिर नया चैप्टर शुरू कर देंगे, टेंस, क्योंकि टेंस भी तो पढ़ना है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज यही रुकते हैं भाई। जय हिंद बोलिए। हाँ।